मॉलिक्यूल को हम लोग जब अलग अलग एंगल से देखेंगे तो उसके हिसाब से फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, ये कभी पहले भी डिस्कस किया था। जिससे ये दो, यहाँ पे दो कार्बन दिख रहे हैं। इन दोनों कार्बन में अगर हम लोग लेफ्ट साइड से देखेंगे, जिधर हम लोग एरो का ये मतलब माउस का पॉइंटर डाल रखे हैं, तो इस साइड से देखने पे ये लेफ्ट वाला पार्ट फ्रंट कार्बन बन जाएगा और ये बैक कार्बन बन जाएगा। थोड़ा इमेजिनेशन का चीज होता है, बट इतना तो मालूम पड़ रहा है। जैसे इस लाइन के लोग अगर बात करें तो लेफ्ट साइड से देखने पे ये पहला कार्बन फ्रंट कार्बन, ये दूसरा बैक कार्बन। ये हम लोगों ने पहले भी एक्सप्लेन किया था न्यूमन प्रोजेक्शन वाले पार्ट में। तो अपने मन पे है कि हम लोग लेफ्ट साइड से देखें राइट साइड से देखें, लेकिन एक जनरल कन्वेंशन लेफ्ट से राइट होता है, तो इसलिए हम लोग लेफ्ट साइड से ही मॉलिक्यूल को देखने की कोशिश करते हैं। As you can see, rotating the molecule in such a way that we're sighting along the carbon-carbon bond makes the dihedral angles between all the CH bonds within the molecule very apparent. And we can sketch this using the Newman projection. A typical Newman projection will look something like this. A circle with three substituents which have bonds drawn in front of it and three additional substituents with bonds drawn behind it. The way we interpret Newman projections is as follows. Those substituents whose bonds can be seen all the way to the center are the ones in the front, whereas those substituents whose bonds are obscured by the central atoms are those in the back. Therefore, using these Newman projections, it's very easy for us to compare the angles between and among those front and back substituents. And these would be the four-bond dihedrals. In this case, it's very apparent that the dihedral angle between the two indicated hydrogens is 60 degrees. एक बार यहाँ पे एक छोटा सा Between पॉइंट the डिस्कस two करते हैं। back substituents, जैसे bond जब हम लोग इस of it, मॉलिक्यूल Newman को projection, molecule carbon-carbon. रोटेट कर रहे थे, In order to look along तो इस रोटेशन के टाइम पे जैसे फ्रंट कार्बन बैक कार्बन तो हो गया कि जो हम लोग का लेफ्ट वाला साइड है, ये पार्ट फ्रंट कार्बन हो गया, फिर उसके बाद राइट वाला साइड बैक कार्बन हो गया। अभी अगर ढंग से देखो तो दिख रहा है यहाँ पे जैसे ऊपर वाला हाइड्रोजन और इधर साइड वाले कार्बन में यहाँ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है। इनफैक्ट इतना मालूम है सबको कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में बॉन्ड एंगल 109 के ही बराबर होता है। तो एक्चुअल एंगल 109 के बराबर है। यहाँ दिख रहा है कि एंगल 109 है, ये एंगल भी 109 होगा। फिर उसके अलावा पीछे वाले हाइड्रोजन के साथ भी एंगल 109 होगा। सारे के सारे एंगल्स 109 है। लेकिन जब इसको हम लोग टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इसका जब प्रोजेक्शन लेंगे, प्रोजेक्शन का मतलब एक 3D स्ट्रक्चर को हम लोग 2D में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेसिकली एक प्लेन के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो जब इस मॉलिक्यूल को हम लोग रोटेट करते हैं, तो रोटेशन के टाइम पे हम लोग हर एक एटम्स का प्रोजेक्शन लेते हैं, हर एक बॉन्ड्स का प्रोजेक्शन लेते हैं, जो कि प्लेन के जैसा दिखाई देता है। तो वहाँ पे एंगल, एक्चुअल एंगल 109 होता है, लेकिन हम लोग को दिखाई 109 के बराबर नहीं देता। हम लोग को this दिखाई bond, naturally I'll have ये देता है कि हम लोग 120 डिग्री के हिसाब से बात कर रहे हैं, जिस to रेगुलर rotate this स्ट्रक्चर में molecule. बात करते हैं। So let's do that now. सब यहाँ पे दिख रहा। तो भले ही हाइड्रोजन के साथ ये जो नीचे का हाइड्रोजन है, इसका एंगल, एक्चुअल एंगल 109 के बराबर है, लेकिन हम लोग ये 120 के बराबर दिखाई देगा। दूसरा एंगल भी 120 और सामने से भी 120, क्योंकि हम लोग बेसिकली एक As you प्रोजेक्शन की can बात see, कर रहे थे यहाँ पे। rot तो देखने में सामने से सारे एंगल्स 120 के बराबर दिखेंगे, बट एक्चुअल एंगल 120 के बराबर नहीं होता, एक्चुअल एंगल 109 के बराबर होता है। तो एक टर्म ध्यान रखना, जैसे अब इस चीज को नोट भी कराएंगे। एक तो हम लोग टर्म एंगल यूज करते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का मतलब दो बॉन्ड्स के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं। तो इससे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके बीच का एक्चुअल एंगल इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। फिर दूसरा हम लोग एक टर्म यूज करते हैं डाइहेड्रल एंगल, जो बार बार यहाँ पे क्वेश्चन किया है, डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल का मतलब एक फ्रंट कार्बन के ऊपर जो बॉन्ड है, कोई भी एक बॉन्ड, और बैक कार्बन के ऊपर कोई भी एक बॉन्ड ले लो। तो इस केस में फ्रंट कार्बन के एक बॉन्ड और बैक कार्बन के एक बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा, क्योंकि हम लोग टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये जो बीच का एंगल होगा, ये एक्चुअल में थ्री डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, टू डायमेंशन में एग्जिस्ट करेगा। तो फ्रंट कार्बन के एक बॉन्ड और बैक कार्बन के एक बॉन्ड के बीच का जो एंगल है, इस चीज को हम लोग डाइहेड्रल एंगल बोलते हुए काम कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा समझ लो कि एक एडजेसेंट एटम्स के कंसिडरेशन को जब लेकर के चले, जैसे उसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ डिनोट कर सकते हैं आराम से। मान लो ये ऐसा मेंशन कर रखे,
दो कार्बन वाले पार्ट अगर हम लोग को देते हुए कंसिडर कर रहे हैं, तो एक मिनट। हाँ, मान लो हम लोग दो कार्बन वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं ऐसा। तो दो कार्बन में फ्रंट कार्बन वाला पार्ट और बैक कार्बन वाला पार्ट, या बेसिकली एडजेसेंट एटम्स के ऊपर जो बॉन्ड्स है, इन दोनों बॉन्ड्स की पार्ट को जब हम लोग सामने से देखेंगे, यहाँ पे कोई एंगल है नहीं। एंगल होने के लिए दोनों के दोनों चीजें एक ही साथ आपस में एक ही पॉइंट से अटैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट से दोनों बॉन्ड्स अटैच नहीं है, तो एंगल डिफाइन करने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जब इसको हम लोग इस साइड से देखेंगे या राइट साइड से देखेंगे, तो लेफ्ट या राइट साइड से देखने की वजह से इन दोनों लाइंस के बीच में हम लोगों को एक एंगल टाइप का पार्ट दिखाई देगा, जो यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे एक एंगल वाला पार्ट दिख रहा है। इस चीज को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन इस चीज को हम लोग डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं, ना कि बॉन्ड एंगल वाला पार्ट। तो इसको ऐसा समझना, एडजेसेंट एटम के ऊपर जो बॉन्ड्स है, उस बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल हम लोगों को दिखाई देता है, जो प्रोजेक्शन वाला एंगल दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज डाईहेड्रल एंगल। एक छोटा सा टर्म है जिसको थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। चलो इसके आगे वीडियो देखते जाओ। Rotating the molecule in such a way that we're sighting along the carbon-carbon bond makes the dihedral angles between all the CH bonds within the molecule very apparent. And we can sketch this using the Newman projection. A typical Newman projection will look something like this. A circle with three substituents which have bonds drawn in front of it and three additional substituents with bonds drawn behind it. ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था तुम लोगों को कि जब हम लोग The way we interpret Newman projections is as बॉन्ड वाले follows. पार्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते Those हैं। substituents कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे हम लोग फ्रंट कार्बन को एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है, और बैक कार्बन वाले पार्ट को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में दिख रहा है कि फ्रंट कार्बन वाले पार्ट पे हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, बट जो बैक कार्बन है इसके ऊपर हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। तो इसीलिए फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन के अपोजिट में बैक कार्बन के हाइड्रोजन वाले पार्ट को प्लेस किया गया है। वैसा ही डायग्राम यहाँ पे मेंशन किया गया है। whose bonds can be seen all the way to the center are the ones in the front, whereas those substituents whose bonds are obscured by the central atoms are those in the back. Therefore, using these Newman projections, it's very easy for us to compare the angles between and among those front and back substituents. And these would be the four-bond dihedrals. In this case, it's very apparent that the dihedral angle between the two indicated hydrogens is 60 degrees. What makes Newman projections particularly valuable is that we can draw them with any dihedral angle that we choose, depending upon the point we'd like to make or the discussion we'd like to have. We can simply do this by rotating the central carbon-carbon bond and then redrawing the Newman projection with the resulting angles. For example, let's say that I wanted to draw an eclipsed conformation for ethane. In order to do this, I'll rotate my carbon-carbon bond by 60 degrees. क्वेश्चन में हम लोगों को इक्लिप्स फॉर्म बनाना है। तो इक्लिप्स फॉर्म में तुम लोगों को बताया था फ्रंट कार्बन के तीनों बॉन्ड्स के पीछे बैक कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए। तो इक्लिप्स फॉर्म का मतलब सारे बॉन्ड एक लाइन में होंगे। तो उसके इसमें हम लोग का जो न्यूमन प्रोजेक्शन में है, उसमें सारे के सारे जो लाइन्स है वो पैरेलल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मली, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन में यूज करते हैं। तो उसमें यहाँ पे यही काम किया है कि जिससे ये जो स्ट्रक्चर है उसे बोला इक्लिप्स फॉर्म बनाना है, तो बॉन्ड का रोटेशन किया। ये चीज हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इस लोग तुम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए इस चीज में। In order to do this, I'll rotate my carbon-carbon bond by 60 degrees. Now you'll notice that the atoms in the back would be completely eclipsed, so I've left just a degree or two off of 60 here to be sure that you can see them. And to convey this using my Newman projection, I simply rotate those substituents in the back an analogous amount, which would look something like this. As you can see, a Newman projection gives us a very rapid way to convey a very specific bond angle. Next time we'll take a look at how substituents can affect how Newman projections look. And I'll see you then. चलो ठीक है।
जैसे एक रफ आइडिया तो तुम लोग को लग गया कि न्यूमेन प्रोजेक्शन बेसिकली होता क्या है। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे का पार्ट आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म अराइज क्यों करता है, ये सबसे बेसिक पॉइंट है। तो ये हम लोग वैसे केमिकल बॉन्डिंग से डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो उसके इसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हो या कोई भी सिग्मा बॉन्ड हो, इस सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट में सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता है। सिलिंड्रिकल सिमेट्री होने का मतलब, जैसे अगर यहाँ पे सी एस थ्री होता इथेन, तो उस केस में इस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरे कार्बन वाले पार्ट पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स ओवरलैप करेंगे वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ऑलमोस्ट इस तरह का ऑर्बिटल ओवरलैप कंसिडर किया जा सकता है। और जब इस तरह का ऑर्बिटल ओवरलैप होगा, मतलब जो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स है इस ओवरलैपिंग वाले एरिया में हम लोग नॉर्मली मेंशन करते हैं। तो सिलिंड्रिकल सिमेट्री वाले पार्ट के होने का मतलब है कि हम लोग इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट को एक सिलेंडर के अंदर आराम से प्लेस कर सकते हैं। सिलेंडर के अंदर प्लेस करने का मतलब है हम लोग पे सिलेंडर के टाइप का स्ट्रक्चर आराम से मेंशन कर सकते हैं। और सिलेंड्रिकल सिमेट्री वर्ड जब यूज़ करेंगे, तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री वर्ड यूज़ करने का मतलब कुछ ऐसा है कि हम लोग जो सिलेंडर का एक्सिस है, बेसिकली सिलेंडर का एक्सिस मतलब हम लोग सिलेंडर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट की बात कर रहे हैं। जो सिलेंडर का एक्सिस है, उस सिलेंडर का ही एक्सिस को हम लोग इस कंपाउंड के या इस सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के जैसा कंसिडर कर रहे हैं। बेसिकली इस टाइप का कंसिडरेशन ले सकते हैं कि यहाँ से सिलेंडर का जो एक्सिस होगा ये इन दोनों के सर्कल के बिल्कुल सेंटर से क्रॉस कर रहा होगा। तो यहाँ से ऑलमोस्ट ऐसा कंसिडरेशन ले सकते हैं हम लोग। ये सिलेंडर का एक्सिस है ब्लू वाला पार्ट। और जो सिलेंडर का एक्सिस है, अगर वही सिग्मा बॉन्ड का एक्सिस होगा तो हम लोग सिलेंड्रिकल सिमेट्री वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। और इस सिलेंड्रिकल सिमेट्री के होने के वजह से हम लोग का जो कंपाउंड है, तो कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग एक एटम को फिक्स रखते हुए अगर दूसरे एटम को रोटेट कराएं, तो मान लो इस कार्बन के लोग रोटेशन कराते हैं, तो एक एटम को फिक्स रखते हुए भी अगर दूसरे एटम का रोटेशन कराते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा। ये जो ओवरलैपिंग का एरिया है, ये ओवरलैपिंग का एरिया बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो हम लोग का सिग्मा बॉन्ड है, उस सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट में फ्री रोटेशन का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जो हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। और उस फ्री रोटेशन के होने की वजह से पॉइंट ये हो जाता है, जैसे मान लो कार्बन के ऊपर 3 ग्रुप्स दे रखे हैं, तो इस केस में जैसे इन जनरल तो कुछ नहीं होगा, ऐसा देख के लग रहा है कि यहाँ पे अगर रोटेशन होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन रोटेशन होने से फर्क पड़ेगा। इस कार्बन के ऊपर, पहले कार्बन के ऊपर जो तीनों ग्रुप्स हैं, इसमें मान लेते हैं केवल पहला ग्रुप वाला पार्ट, दूसरे कार्बन के ऊपर भी ऊपर वाला ग्रुप को मान लेते हैं। अगर एक को फिक्स रखते हुए दूसरे का रोटेशन कराएंगे, तो ऊपर वाले हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज होगा। तो पहले जो डिस्टेंस है, जब इसका रोटेशन होगा तो डेफिनेटली डिस्टेंस वाला पार्ट चेंज करेगा ही करेगा। अगर दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा, तो जितने भी रिपल्शन के फैक्टर है, वो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन हो या फिर जो यहाँ के बॉन्ड वाले पार्ट के इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन हो, ये सारे के सारे फैक्टर्स चेंज होंगे। और अगर ये फैक्टर्स चेंज होंगे, तो उस केस में डेफिनेटली स्टेबिलिटी के फैक्टर्स में वेरिएशन आता ही आता है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म का सबसे बेसिक पॉइंट यही होता है। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म अराइज क्यों करता है, वो सिलिंड्रिकल सिमेट्री होने की वजह से जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके अलॉन्ग हम लोग रोटेशन आराम से कैरी आउट कर सकते हैं। और इसी का एक रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अगर हम लोग इस सिंगल बॉन्ड की जगह यहाँ डबल बॉन्ड डाल देते हैं, तो उस केस में इस सिलिंड्रिकल सिमेट्री के होने के बाद यहाँ पे एक पार्ट ऊपर और नीचे ओवरलैप कर लेता है। तो अब इस केस में एक एटम को फिक्स रख के जैसे ही दूसरे को रोटेट करेंगे, तो ये बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग पाई बॉन्ड में या रिंग वाले पार्ट में नॉर्मली रोटेशन नहीं कराते हैं। इनफैक्ट, भाई अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो। हम लोग बेसिकली नॉर्मली ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो रोटेशन वाला पार्ट होता है, उस रोटेशन वाले पार्ट में हम लोग को एक पॉइंट ये ध्यान रखते हुए काम करना होता है कि जैसे जो रिंग वाला पार्ट है, रिंग वाले पार्ट में ज्योमेट्रिकल मैंने मेंशन किया था तुम लोगों को, ये रोटेशन पॉसिबल है लेकिन थोड़ा थोड़ा रोटेशन पॉसिबल है, 360 डिग्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग, या फिर 180 डिग्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग
रिंग के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए रिंग को भी एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर बोला जाता है। रिस्ट्रिक्टेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्री रोटेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर केवल एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो फ्री रोटेशन वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। उसमें जैसे एक ये चीज़ हो सकता है कि दोनों कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन्स हैं, तो इस कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में रोटेशन नहीं है, यहाँ भी रोटेशन है। लेकिन इसके रोटेशन से पूरे मॉलिक्यूल पे सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब कार्बन कार्बन रोटेशन था तो ये जो हाइड्रोजन है ऊपर के दोनों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा। बट अगर कार्बन हाइड्रोजन रोटेशन हुआ तो इसके वजह से हाइड्रोजन बस रोटेट कर रहा है। अगर रोटेट भी कर रहा है तो इससे किसी दूसरे एटम का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो पार्ट का रोटेशन है, या ऊपर वाला हाइड्रोजन का रोटेशन या फिर नीचे वाला हाइड्रोजन का रोटेशन, इन सब में से किसी भी पार्ट का रोटेशन होगा तो उससे अपने स्टेबिलिटी पे, उससे अपने स्ट्रक्चर के रिपल्शन के फैक्टर पे सिग्निफिकेंट फर्क नहीं, सिग्निफिकेंट क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग उन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं। बट कभी भी अगर सिग्मा बॉन्ड होगा तो वहाँ पे रोटेशन होना ही होना है, क्योंकि मॉलिक्यूल में सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता है। तो बस एक छोटा सा पॉइंट मेंशन कर लो लेक्चर 1 वाले पार्ट में शुरुआत करते वक्त, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अराइजेज, नोट करते जाओ। Conformational isomerism arises due to the bond rotation along। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम लोग केवल कार्बन चेन में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, दूसरे एटम्स में ही बात कर सकते हैं। बॉन्ड रोटेशन along the sigma bond due to cylindrical symmetry। केमिकल बॉन्डिंग में भी ये सवाल दे रखा था तुम्हारे बुकलेट में, सिलिंड्रिकल सिमेट्री वाला पार्ट, ये थोड़ा ध्यान रखने लायक होता है टर्म। along the sigma bond due to cylindrical symmetry। और इसमें ये ऊपर वाला डायग्राम मेंशन कर लो सिलिंड्रिकल सिमेट्री का, इसका बेसिक मतलब क्या होता है ये पार्ट थोड़ा मालूम होना चाहिए। इसमें एक स्ट्रक्चर को फिक्स रख के हम लोग आराम से दूसरे का रोटेशन करा सकते हैं। तो उस केस में बीच के डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ओवरलैपिंग एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बेसिकली बॉन्ड स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नोट कर लिया तो आगे मूव करते हैं। जैसे अभी तक तो हम लोग ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे कि उसमें इथेन को हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनका हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे फटाफट उस चीज़ को हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। मान लो अगर हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेकर के चले कि पहले हम लोग इन सब चीज़ों को डिस्कस तो कर ही चुके हैं। एक तो फ्रंट कार्बन वाला पार्ट और बैक कार्बन वाला पार्ट अगर हम लोग कंसिडर करके चले तो उसके इसमें बोला था तुम लोगों की कि बैक कार्बन वाले पार्ट को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और फ्रंट कार्बन वाले पार्ट को हम लोग एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस केस में जो अपने बाकी बचे हुए स्ट्रक्चर्स है उसमें हम लोग सारे के सारे पार्ट को नॉर्मली आराम से सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट से रिप्रेजेंट करते हुए काम कर सकते हैं। तो फ्रंट कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड है, वो देखने में हम लोग को बस 120 डिग्री पे दिखाई देगा, बट एक्चुअल में वो तीनों के तीनों बॉन्ड 120 डिग्री पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक्चुअल में वहाँ पे सारे के सारे एंगल 109 डिग्री के बराबर होते हैं। उस केस में जैसे अगर हम लोग फ्रंट कार्बन की बात करें और उसके अलावा बैक कार्बन की बात करें, तो फ्रंट कार्बन पे 3 बॉन्ड्स होंगे और उसके अलावा बैक कार्बन वाले पार्ट के ऊपर भी 3 बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग दोनों के कॉम्बिनेशन से आराम से अपने न्यूमैन प्रोजेक्शन वाले पार्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दोनों जब कंबाइन होगा तो फ्रंट कार्बन के पीछे बैक कार्बन होगा और फ्रंट कार्बन के ऊपर अपने पास 3 बॉन्ड्स हैं
उसके अलावा बैक कार्बन वाले पार्ट पे भी हम लोग के पास 3 बॉन्ड्स होंगे। अब वो जो 3 बॉन्ड्स है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। पहला एक दूसरे के सामने एग्जिस्ट कर सकते हैं, और दूसरा एक दूसरे के साथ अलग अलग एंगल पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। और वो जो डायहेड्रल एंगल होगा उस चीज़ का हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग आराम से न्यूमैन प्रोजेक्शन बोल सकते हैं। एक मिनट, डायग्राम नोट कर लो। सिंपल सा पार्ट है, 2-3 बार हम लोग देख चुके हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी देख चुके हैं, तो इतना तो मालूम पड़ जा रहा होगा सबको। ट्राई करके देखो। और इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनका थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे पहला पार्ट तो बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का मतलब है एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। नोट ही करते जाना इस चीज को। एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑन द सेम एटम। एक ही एटम के ऊपर अगर हम लोग अलग अलग बॉन्ड्स के बीच के एंगल को कंसिडर करेंगे तो उस चीज में हम लोग टर्म आराम से बॉन्ड एंगल बोलते हुए काम कर सकते हैं। एक एटम के ऊपर दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल होगा तो बॉन्ड एंगल वर्ड यूज करेंगे। सेकेंड पार्ट, डाइहेड्रल एंगल। और नॉर्मली जैसे हम लोग थीटा से बॉन्ड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, बट हम लोग के इस पूरे टॉपिक में डाइहेड्रल एंगल वाला पार्ट अपने काम का होगा, तो हम लोग थीटा से डाइहेड्रल एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। और इस केस में अभी भी हम लोग एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार सेम एटम के जगह पे हम लोग एडजेसेंट एटम्स की बात कर रहे हैं। मतलब आपस में अटैच्ड एटम एक है, उन दोनों के ऊपर जो बॉन्ड्स है उसको जब हम लोग 3D प्रोजेक्शन के फॉर्म में रखेंगे, मतलब ऐसा लिख सकते हैं 3D एंगल वाला पार्ट। जब मैथ्स में वेक्टर एंड 3D पार्ट ये पार्ट डिस्कस किया जाएगा तो उस टाइम पे तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि 3D प्रोजेक्शन क्या होता है, फिर 3D एंगल वाला पार्ट क्या होता है। तो हम लोग 3D एंगल वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। इस केस में जैसे ऐसा कंसिडरेशन ले सकते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन वाले पार्ट में जैसे यहाँ वाले पार्ट में और बैक कार्बन का मान लो ऐसा बॉन्ड बना दिया, तो इस केस में फ्रंट कार्बन के एक बॉन्ड और बैक कार्बन के एक बॉन्ड के बीच का जो एंगल है इस चीज़ का, और उसका भी मिनिमम एंगल, इस चीज़ को हम लोग आराम से डाइहेड्रल एंगल बोल सकते हैं। जो कि हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, अपने मन के ऊपर है। जैसे अगर मान लो ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि फ्रंट कार्बन के दो बॉन्ड्स के एग्जैक्टली बीच में बैक कार्बन का बॉन्ड है, तो उस केस में फ्रंट कार्बन का प्रोजेक्शन हम लोग को 120 डिग्री के बराबर दिखेगा। तो इसके बीच में एग्जैक्टली अगर ये बॉन्ड है तो थीटा वाला पार्ट 60 डिग्री के बराबर का दिखाई देना चाहिए। तो हम लोग इस चीज़ को अभी आगे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। हो सकता है एंगल 60 डिग्री हो सकता है एंगल 60 डिग्री की जगह पे कुछ और दे रखा हो, सब पॉसिबिलिटी है। और एंगल को जब चेंज करते हैं तो अलग अलग वेरिएशंस निकल के भी आते हैं। जैसे अगर मान लो ऐसा दे रखा फॉर्म कि हम लोग का फ्रंट कार्बन का जो 3 बॉन्ड है और बैक कार्बन का जो 3 बॉन्ड है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है इसका मतलब जो एंगल है फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन का, ये थीटा वाला जो एंगल है ये 0 डिग्री के बराबर है। तो जब थीटा एंगल 0 डिग्री के बराबर मतलब डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री के बराबर होता है, तो सारे बॉन्ड्स फ्रंट कार्बन के बैक कार्बन के सारे बॉन्ड्स के बराबर होते हैं या फिर पैरेलल में होते हैं, काम करते हैं। बैक कार्बन वाले पार्ट को ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस केस में फ्रंट कार्बन के तीनों बॉन्ड्स का पार्ट जो है वो बैक कार्बन के तीनों बॉन्ड्स के पैरेलल में होगा। तो जब डाइहेड्रल एंगल 0 के बराबर होगा, सारे बॉन्ड्स पैरेलल हो जाएंगे फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के, तब इस केस में एक्चुअली पैरेलल नहीं होता। जैसे इसको ऐसा समझ लो, फ्रंट कार्बन का एक बॉन्ड ऐसा है तो बैक कार्बन का बॉन्ड ऐसा है, तो पैरेलल नहीं है दोनों लाइंस। पैरेलल बोलना बस प्रोजेक्शन के टर्म में चल रहा। सामने से अगर देखेंगे तो ये बॉन्ड
ऊपर वाला लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड वाले बॉन्ड को कम्प्लीटली कवर करेगा। तो सामने से देखने में लगेगा कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, बट एक्चुअल में पैरेलल नहीं होता। पैरेलल का मतलब ऐसा बोलते हैं, बट ये पैरेलल नहीं है, लेकिन प्रोजेक्शन वाइज ये चीज़ पैरेलल दिखाई देगा। तब इस केस में हम लोग टर्म यूज़ करते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, और ये हम लोग पहले भी वर्ड यूज़ कर चुके हैं। दूसरा, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो बैक कार्बन वाला पार्ट है, उस बैक कार्बन वाले पार्ट के अलॉन्ग फ्रंट कार्बन वाला पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा, और जो फ्रंट कार्बन का पार्ट है, इसके तीनों बॉन्ड्स एग्जैक्टली बैक कार्बन के तीनों बॉन्ड्स के बीच में हो, या फिर बैक कार्बन का तीनों बॉन्ड्स फ्रंट कार्बन के बॉन्ड्स के बीच में हो। जैसे ये जो दो बॉन्ड्स दिख रहा है, इसको दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं। ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, तो इस केस में इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में बैक कार्बन का एक बॉन्ड है, एकदम एग्जैक्टली बीच में। मतलब जो डाइहेड्रल एंगल वाला पार्ट है, ये 60 डिग्री के बराबर है। तो इस केस में जब डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होगा, तो दूसरा वाला साइड भी 60 डिग्री के बराबर होगा। इस चीज़ को हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना होता है, इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं। अगर फ्रंट कार्बन के एक बॉन्ड के बीच में, या फिर फ्रंट कार्बन के दो बॉन्ड्स के बीच में बैक कार्बन वाले पार्ट का बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो जैसे अगर एक बॉन्ड दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो बाकी बॉन्ड्स भी बाय डिफॉल्ट दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। मतलब उसको अलग से कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोग को, बाकी बॉन्ड्स अपने आप बीच में आएंगे। जैसे ये दोनों बॉन्ड्स के बीच में बैक कार्बन का एक बॉन्ड है, तो सारे बॉन्ड्स एक दूसरे के बीच में रहेंगे, एक दूसरे से सिमेट्रिकल रहेंगे, उस चीज़ को अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ को हम लोग एक्लिप्स फॉर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन इस चीज़ को हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म। ये फॉर्म अभी तक हम लोग वर्ड यूज़ नहीं किए थे, एक्लिप्स फॉर्म तो हम लोग यूज़ कर चुके थे, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन एक एक्लिप्स फॉर्म होता है, इसलिए उस चीज़ को यूज़ कर चुके थे। और डाइहेड्रल एंगल का वैल्यू ध्यान रखना है, डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होगा, तो सारे एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे। इसका मतलब हम लोग एक्लिप्स फॉर्म की बात कर रहे हैं। और तीसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि सर 0 डिग्री है या फिर 60 डिग्री है, तो हो सकता है कोई दूसरा एंगल हो। दूसरा एंगल जैसे मान लो ऐसा एंगल हो कुछ, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम लोग जो रोटेशन करा रहे हैं, रोटेशन वाला पार्ट थोड़ा हम लोग अलग एंगल पे करा रहे हैं। तो ना 0 डिग्री है, ना 60 डिग्री है, किसी भी दूसरे एंगल की बात कर रहे हैं। इस चीज़ को स्क्यू फॉर्म बोला जाता है। ये स्क्यू फॉर्म अपने काम का नहीं होता, लेकिन ये टर्म ध्यान रखना है। अगर डाइहेड्रल एंगल 0 या 60 के अलावा कोई और हो गया, तब उस केस में हम लोग उसी फॉर्म को स्क्यू फॉर्म आराम से बोल सकते हैं। ये तीनों पार्ट मेंशन कर लो डायग्राम के साथ। एक्लिप्स फॉर्म क्या होता है, स्टैगर्ड फॉर्म क्या होता है, इसको मेंशन नहीं करा रहे लैंग्वेज में, बस इसको नोट कर लो। एक्लिप्स फॉर्म क्या होता है जब डाइहेड्रल एंगल 0 है, स्टैगर्ड फॉर्म जब डाइहेड्रल एंगल एग्जैक्टली 60 डिग्री है। और इन सब के अलावा जितने भी कन्फर्मर्स हैं जिनके डाइहेड्रल एंगल 0 और 60 के बीच में होंगे, 60 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि फिर हम लोग दूसरे साइड से एंगल कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। तो इस केस में अगर 0 से लेके 60 तक के बीच का कोई एंगल नॉर्मली निकल के आता है, तब उस केस में हम लोग टर्म स्क्यू फॉर्म यूज करते हैं। और उसके नीचे पॉइंट भी नोट करते चले जाना।
और इसके बाद कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स है जिसका और ध्यान रखना होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। जैसे हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, वंडर वॉल स्ट्रेन। ये पार्ट हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, बस वहाँ पे ये टर्म स्ट्रेन यूज़ नहीं किया था, वहाँ पे वंडर वॉल रिपल्शन वर्ड यूज़ किया था। अगर कभी भी जैसे मान लो एक नॉर्मल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर टाइप का दे रखा, जो हम लोग जिसको 3 डायमेंशन में वेज डैश प्रोजेक्शन में डाल रहे हैं, तो मान लो अगर ग्रुप ऐसा दे रखा, तो इस केस में एक एटम के ऊपर जो ग्रुप है और दूसरे एटम के ऊपर जो ग्रुप है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब रिपल्शन होगा, तो इन दोनों मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि दो एटम्स के ऊपर जो ग्रुप प्रेजेंट है, इन ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में जब रिपल्शन होगा, तो उस रिपल्शन वाले पार्ट को जब हम लोग कंसिडर करेंगे, जैसे स्ट्रेन का मतलब सुन रखा होगा, अगर नहीं सुन रखा है तो एक काम कर सकते हैं, अगर तुम्हारे घर में भाई बहन है तो उनका हाथ ऐसा पकड़ के मोड़ो, तो समझ में आएगा स्ट्रेन क्या होता है। अगर नहीं है तो अपने घर वालों को बोलो, मम्मी पापा को, कि हाथ पकड़ के मोड़ दे तुम्हारा, तो समझ में आ जाएगा स्ट्रेन क्या होता है। सिंपल सी बात है। तो जैसे उसमें जब रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन होने की वजह से दोनों एटम्स एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। दूर जाने का मतलब है कि जैसे मान लो ऐसा कंसिडर करते हैं कि दो कार्बन एटम है, और ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड से थोड़ा दूर जाना चाहेगा, या दूसरा वाला पार्ट भी थोड़ा दूर जाना चाहेगा रिपल्शन की वजह से। तो अपने नॉर्मल एंगल वाले पार्ट से जब ये पार्ट दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, जैसे हम लोग का हाथ का एक पार्टिकुलर एंगल है, अगर हम लोग उस हाथ के एंगल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग को ये हाथ में दर्द होता है, तो बेसिकली स्ट्रेन डेवलप होता है। वही चीज़ यहाँ पे है। अगर रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड्स एक दूसरे से दूर जाने के टेंडेंसी में होंगे, तो वो दूर जाने के टेंडेंसी का मतलब है कि अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर से डेविएशन होना चाह रहा है। जब नॉर्मल स्ट्रक्चर से डेविएशन होना चाह रहा है, तो उस केस में अगर वही नॉर्मल स्ट्रक्चर का डेविएशन हम लोग ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं कि दो ग्रुप्स के रिपल्शन की वजह से आ रहा, या फिर दो ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन की वजह से आ रहा, तो उस स्ट्रेन वाले पार्ट को हम लोग वॉन्डर वॉल स्ट्रेन आराम से बोल सकते हैं। तो इस केस में एक तो सबसे पहला टर्म जो अपने को ध्यान रखना होता है, वॉन्डर वॉल स्ट्रेन। हेडिंग डाल दो, वॉन्डर वॉल स्ट्रेन। हम लोग उसको VW से रिप्रेजेंट करेंगे बार बार, VW स्ट्रेन, और उसके आगे नोट करते जाना। It arises due to the repulsion between groups present on the adjacent atom. एडजेसेंट एटम के ऊपर जो ग्रुप प्रेजेंट है, उनके बीच के रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड एज वंडरवाल स्ट्रेन। इसी के जैसा और भी टर्म है जिसको हम लोग को ध्यान रखना होता है। हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन। स्ट्रेन है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिपल्शन का ही फैक्टर है, बट इस केस में रिपल्शन का फैक्टर जो है वो हम लोगों के बॉन्ड्स के फॉर्म में नहीं चल रहा। मतलब अगर हम लोग रिपल्शन की बात करते हैं, तो जो ग्रुप्स है उसके रिपल्शन से मतलब नहीं है। हम लोग को रिपल्शन से मतलब है इन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच का, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, केमिकल बॉन्डिंग का जो वेस्पर थ्योरी है, उसमें हम लोग एक ही एटम के ऊपर बॉन्ड्स होते हैं उनके रिपल्शन की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एटम के ऊपर रिपल्शन की बात नहीं कर रहे हैं, दो एटम के ऊपर जो बॉन्ड्स हैं उनके रिपल्शन की बात कर रहे हैं। तो एक एटम का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इन दोनों के बीच का रिपल्शन। इस चीज को हम लोग, मतलब इस रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्शनल स्ट्रेन। अगर ये ग्रुप का रिपल्शन होता तो वंडरवॉल स्ट्रेन। लेकिन एडजेसेंट एटम के ऊपर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर उनका रिपल्शन होता है, तो वहां पे हम लोग टर्म टॉर्शनल स्ट्रेन आराम से मेंशन कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को।
एडजेसेंट एटम के ऊपर जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके रिपल्शंस की वजह से जो भी चीजें अराइज होती है, जो भी स्ट्रेन अराइज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्शनल स्ट्रेन। और इसके बाद तीसरा एक और फैक्टर जो हम लोग को कंसिडर करना होता है स्ट्रेन के फॉर्म में, और ये चीज़ बोला भी था, इस चीज़ को हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में देखेंगे, इस चीज़ को हम लोग एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। तो इससे एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा, एंगल से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्ट्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान लो अगर हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया बॉन्ड एंगल वाला पार्ट 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। बट अगर मान लो हम लोग ये 3 मेंबर रिंग लेके चलते हैं साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन वाले पार्ट में जो हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन है वो तो sp3 है, बट ये जो अंदर का बॉन्ड एंगल है, ये अंदर का बॉन्ड एंगल वाला पार्ट 60 के बराबर है। तो 109 एंगल होना चाहिए था, लेकिन एंगल 60 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब एक हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक नॉर्मल जो बॉन्ड एंगल होना है वहाँ से डेविएशन हो गया। तो अगर कभी भी एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल अपने आइडियल एंगल से डेविएट कर गया, तो उस डेविएशन के वजह से वहाँ पे हमेशा स्ट्रेन डेवलप होगा ही होगा। अगर वो स्ट्रेन एंगल के डेविएशन की वजह से हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज एंगल स्ट्रेन, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो फटाफट नोट करते जाओ। दिस अराइजेज ड्यू टू द डेविएशन ऑफ एंगल फ्रॉम द आइडियल बॉन्ड एंगल। आइडियल बॉन्ड एंगल मतलब हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होना चाहिए उससे डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो उस केस पे एंगल स्ट्रेन वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, चाहे स्ट्रेन एंगल स्ट्रेन वाले पार्ट के फॉर्म में हो, या फिर वॉन्डर वाले स्ट्रेन के फॉर्म में हो, या फिर टॉर्शनल स्ट्रेन के फॉर्म में हो, अगर स्ट्रेन हाइयर होगा, जैसे मान लो कि हम लोग का हाथ होता है ना, कभी कभी स्ट्रेन हो जाता है, मान लो कोई हाथ मोड़ दिया, तो हम लोग नॉर्मल है, कोई हाथ मोड़ दिया तो नॉर्मल नहीं रहते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चिल्लाना शुरू करने का मतलब है कि हम लोग अपने स्टेबल स्टेट में नहीं है, अनस्टेबल हो रहे हैं। जितना ज़्यादा हाथ मोड़ेंगे उतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो अगर नहीं मालूम पड़ता है तो ट्राई करके देखना, कभी ऐसे किसी को बोलना कि हाथ मोड़ करके दिखाए, तो मालूम पड़ेगा अनस्टेबिलिटी क्या होता है। तो जब स्ट्रेन वाला पार्ट हाइयर होगा, तब उस केस में जो स्ट्रक्चर है वो उतना ही अनस्टेबल होगा, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी वाला पार्ट उतना ही लोअर होगा। तो ये बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन है जो ध्यान रखना होता है। हाइयर स्ट्रेन होगा चाहे कोई भी फॉर्म हो, टॉर्शनल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, वॉन्डर वाला स्ट्रेन, स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। और स्टेबिलिटी जितना कम होगा, तो बचपन से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी वाला पार्ट उतना ही हाइयर होगा। जितना स्टेबल स्ट्रक्चर उतना लोअर एनर्जी, जितना अनस्टेबल स्ट्रक्चर उतना हाइयर एनर्जी। ये पार्ट थोड़ा ध्यान रखना है, जिसको हम लोग आगे हर जगह पे कंसिडर करते चलेंगे। नोट कर लो। और इसमें हम लोग एक छोटा सा पार्ट अब और कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ये तो मालूम पड़ गया कि वॉन्डर वाले स्ट्रेन क्या बोले थे और टॉर्सनल स्ट्रेन क्या बोले थे, बट क्योंकि हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन के फॉर्म में काम कर रहे हैं, तो अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन के फॉर्म में काम कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग को इससे मतलब है, हम लोग के न्यूमैन प्रोजेक्शन वाले पार्ट में हम लोग वॉन्डर वाले स्ट्रेन वाले पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, एंगल स्ट्रेन वाले पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, टॉर्सनल स्ट्रेन वाले पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, हम लोग को इस चीज़ से भी पार्टिकुलरली मतलब होगा। तो ऐसा कंसिडरेशन आराम से लेके चल सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन कंसिडर करें, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन वाले पार्ट में
अगर हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म लेके चले तो वॉन डर वाल स्ट्रेन का मतलब बताया था एडजेसेंट एटम के ऊपर जो ग्रुप है उनके बीच का रिपल्शन। मतलब फ्रंट कार्बन वाला जो पार्ट है, इस फ्रंट कार्बन वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में ये जो बैक कार्बन है, उस बैक कार्बन के ऊपर जो ग्रुप्स है उनके बीच का रिपल्शन, मतलब इन दोनों का रिपल्शन कंसिडर कर सकते हैं। इधर के भी ग्रुप का कंसिडरेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्लू वाला एटम है, एक काम करते हैं इसको दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं। ये जो रेड वाला एटम है, इस रेड वाले एटम के रिस्पेक्ट में हम लोग के बगल में दो ही ग्रुप्स हैं, तो बाकी वाले पार्ट के डिस्टेंस को हम लोग ज़्यादा मानते हुए छोड़ सकते हैं। बट ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप अपने आजू बाजू वाले दोनों पार्ट के साथ आराम से रिपल्शन रख सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग आराम से, मतलब इस रिपल्शन की वजह से जो भी अनस्टेबिलिटी आएगा उस चीज़ को हम लोग आराम से वॉन डर वाल स्ट्रेन बोलते हुए काम करेंगे। जब हम लोग टॉर्शनल स्ट्रेन की बात करते हैं, तो एक बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है एक एटम के ऊपर, और उसके एडजेसेंट एटम के ऊपर जो बॉन्ड के अंदर का इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के रिपल्शन की बात कर रहे हैं। ये चीज़ अपना टॉर्शनल स्ट्रेन कंसिडर किया जा सकता है। और एंगल स्ट्रेन इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में नहीं है। एंगल स्ट्रेन के लिए हम लोग नॉर्मली रिंग वाले ही स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोगों का वॉन्डर वाले स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन वाले पार्ट से काम चल जाएगा। इनफैक्ट टॉर्शनल स्ट्रेन ही दूसरे साइड से भी है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्शनल स्ट्रेन एग्जिस्ट कर रहा है, वनडर वाला स्ट्रेन वाला पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जब न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलेंगे तो उस केस में वॉन्डर वाले स्ट्रेन का मतलब ये वाले एटम से बगल वाले एटम का रिपल्शन, या फिर इस वाले पार्ट से इधर के दोनों एटम्स का रिपल्शन, या इधर राइट साइड वाले पार्ट से इन दोनों पार्ट के रिपल्शन वाले पार्ट की आराम से बात कर सकते हैं हम लोग। की डायग्राम नोट कर लो, थोड़ा बड़ा ही डायग्राम नोट करना, खिंच पिच टाइप का नोट मत करना डायग्राम। और उसके बाद एक छोटा सा टर्म और है जिसको हम लोग को डिस्कस करना होगा। इसके बाद फिर हम लोग एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स के कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म की बात कर सकते हैं। इसको हम लोग कन्फर्मेशनल एनर्जी बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। अरे आदित्य बोलो, कोई डाउट है क्या? कन्फर्मेशनल एनर्जी का मतलब हम लोग सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मर और सबसे लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर, इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं। तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर अगर रहेगा तो उसका एनर्जी भी कुछ ना कुछ रहेगा, और उन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होगा दैट इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल एनर्जी। ये हम लोग टर्म आराम से मेंशन कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे इतना सफिशिएंट एनर्जी होता है नेचर में कि मॉलिक्यूल को रोटेशन करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। बट अगर हम लोग टेम्परेचर काफ़ी लो कर दें तो उस केस में रोटेशन बैरियर जो है, वो रिपल्शन के फैक्टर या फिर जो कन्फर्मेशनल एनर्जी वाला जो पार्ट है, अगर वो फुलफिल नहीं होगा तो रोटेशन भी नहीं हो पाएगा। मोस्टली मॉलिक्यूल अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रहना चाहेगा। जैसे ये तो बहुत ही बेसिक सा फंडा है जो हम लोग कंसिडर करते हैं। कोई स्ट्रक्चर लो एनर्जी पे है और इसको हाई एनर्जी पे जाना है, तो एटलीस्ट इतने के बराबर का एनर्जी गैप मिलना चाहिए। अगर ये एनर्जी गैप नहीं मिलेगा तो यहाँ से ऊपर जाने का ट्रांजिशन भी नहीं हो पाएगा। तो जो सबसे स्टेबल कन्फर्मर होगा, वहाँ से अगर अनस्टेबल पार्ट में जाना है तो हम लोग के पास एटलीस्ट कन्फर्मेशनल एनर्जी के बराबर का एनर्जी मिलना चाहिए। अदरवाइज हम लोग बॉन्ड का रोटेशन नहीं करा पाएंगे। मतलब ये जो पूरा कन्फर्मर का कंसेप्ट है, ये पार्ट खत्म हो जाएगा। बट रूम टेम्परेचर पे सफिशिएंट एनर्जी होता है जिससे मॉलिक्यूल वाले पार्ट को हम लोग आराम से रोटेट करा सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल के अंदर कन्फर्मर्स का फॉर्मेशन आराम से करा सकते हैं।
ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जिनका थोड़ा ध्यान रखना होता है, और इसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस वाले पार्ट की बात करते हैं। मतलब क्वेश्चंस तो क्या है, एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। उसके बाद फिर कुछ और भी टर्म्स होंगे डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड, और साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर से रिलेटेड। उन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखना शुरू करेंगे। तो जैसे सबसे पहला जो कंसिडरेशन हम लोग ले सकते हैं वो हम लोग इथेन से ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट हेडिंग डाल देना, कन्फर्मर ऑफ इथेन। अगर इथेन का स्ट्रक्चर कंसिडर करें, मतलब C2H6 लेके चल रहे हैं, तो 2 कार्बन होगा और दोनों कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं। किसी भी एक पार्ट को फ्रंट कार्बन मान लो, C1 को फ्रंट कार्बन बोल देते हैं, और दूसरा वाला पार्ट फिर बैक कार्बन हो जाएगा। तो फ्रंट कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, बैक कार्बन के ऊपर भी 3 हाइड्रोजन है। अगर उसको हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो न्यूमन प्रोजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन, या सोहर्स प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो सोहर्स प्रोजेक्ट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, उस चीज़ पे आते हैं हम लोग। बट वहाँ पे कंसिडरेशन ऐसा है, जैसे अगर मान लो कि अगर हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, तो न्यूमन प्रोजेक्शन वाले पार्ट में हम लोगों के पास 2 फॉर्म होगा। एक तो एक्लिप्स फॉर्म अभी के लिए लेके चल रहे हैं, एक स्टैगर्ड फॉर्म वाला पार्ट, और बाकी बीच के स्ट्रक्चर्स को कंसिडर करेंगे हम लोग। तो जब एक्लिप्स फॉर्म होगा तो फ्रंट कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन थे, तीनों मेंशन कर दिया। बैक कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन थे, उन तीनों को भी मेंशन कर दिया। तो ये पार्ट तो अपना एक्लिप्स फॉर्म हो गया। इस चीज़ को हम लोग सोहर्स प्रोजेक्शन में जब रिप्रेजेंट करेंगे, तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन इसको हम लोग अगर लेफ्ट साइड से देखते हैं, तो ये चीज़ पहले भी डिस्कस किया था। इसको थोड़ा बेंड टाइप के एक बॉन्ड से दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं दिखाते, ठीक है। अब फ्रंट कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है, ये ऊपर के डायरेक्शन में है। तो अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं इस चीज़ को, यहाँ पे अपना आँख लगा करके देख रहे हैं, तो इस केस में हाइड्रोजन वाला पार्ट ऊपर जाता दिख रहा। तो हम लोग ऑल वैसे बॉन्ड 109 डिग्री पे होगा, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंटेशन में उसको वर्टिकली ही दिखाते हैं हमेशा। फिर उसके बाद फ्रंट कार्बन के बॉन्ड के पीछे बैक कार्बन का एक बॉन्ड है, तो इस केस में बैक कार्बन का बॉन्ड पैरेलल लाइन पे डालेंगे। फिर ये जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है, ये हाइड्रोजन वाला पार्ट हम लोग की तरफ आता दिखे, जैसे अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, तो इस केस में ये बॉन्ड हम लोग को अपने तरफ आता दिखाई देगा। तो अपने तरफ आता दिखाई देने का मतलब इस चीज़ को हम लोग नीचे के डायरेक्शन में थोड़ा प्लेन में बाहर की तरफ ओरिएंटेशन में रखते हैं। पैरेलल में बैक कार्बन पे एक और बॉन्ड है, फिर अगला जो बॉन्ड है उसको दूसरे डायरेक्शन में मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे सारे के सारे पार्ट पे हम लोग हाइड्रोजन एटम्स मेंशन करके चल रहे हैं। ये अपना एक्लिप्स फॉर्म वाले पार्ट का ये सोहर्स प्रोजेक्शन निकल के आ जाएगा। वैसे सोहर्स प्रोजेक्शन को हम लोग यूज़ नहीं करते, बट प्रोजेक्शन कहीं कहीं पे बुक्स वगैरह में दे रखा होता है, तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए कि सोहर्स प्रोजेक्शन क्या हो सकता है हम लोग के लिए। फिर उसी का हम लोग आराम से एक्लिप्स फॉर्म की जगह पे स्टैगर्ड फॉर्म मेंशन कर सकते हैं। जब स्टैगर्ड फॉर्म मेंशन करेंगे तो स्टैगर्ड फॉर्म वाले पार्ट में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आना चाहिए जहाँ पे सारे के सारे डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री के बराबर होंगे। इसको जब हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन में डालें, सॉरी सोहर्स में डालेंगे, तो इस केस में अभी भी हाइड्रोजन ऊपर डाल रखा है, तो इसको तो ऊपर ही रहने देते हैं, बाकी सारे बॉन्ड्स को मेंशन कर देते हैं। और फ्रंट कार्बन के एक बॉन्ड के पीछे में बैक कार्बन जो बॉन्ड है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोग लाइन को पैरेलल ना रख के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रख देंगे, मतलब यहाँ के अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल एंटी पैरेलल डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं। तो सिमिलर टाइप से जो ये बॉन्ड है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में एक बॉन्ड रखेंगे, और इधर के बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेक्स्ट बॉन्ड की बात कर सकते हैं। हर एक पार्ट पे हाइड्रोजन होगा, ये अपना सोहर प्रोजेक्शन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। ये डायग्राम नोट कर लो अभी। माइक्रोफोन ऑफ रखो भाई। अरे माइक्रोफोन ऑफ रखो, कौन है अभी? प्रतीक कुमार।
प्रतीक माइक्रोफोन ऑफ रख। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बाद फिर हम लोगों को एक चीज बस ये कंसिडर करना होता है कि हम लोग का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कैसे हुआ। तो जैसे मान लो ऐसा कंसिडरेशन लेकर के चले अगर हम लोग कि हम लोग का सबसे शुरुआत में एक्लिप्स फॉर्म था। एक्लिप्स फॉर्म होने का मतलब सारे के सारे बॉन्ड्स एक दूसरे के सामने थे और जो डाइहेड्रल एंगल वाला पार्ट था वो 0 डिग्री के बराबर था। तो सबसे पहले वाले केस में डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री के बराबर था, एक्लिप्स फॉर्म कंसिडर करके चल रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग जब रोटेशन कराना शुरू किए तो नॉर्मली रोटेशन हम लोग 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में कराते हैं। जब रोटेशन कराएंगे तो अभी के लिए हम एक काम करते हैं, बैक कार्बन को रोटेट कराते हैं क्लॉकवाइज। तो बैक कार्बन क्लॉकवाइज आएगा अगर इधर, तो दूसरा बैक कार्बन का एटम भी, मतलब बैक कार्बन का जो दूसरा एटम वो भी जाएगा, तीसरा एटम भी 60 डिग्री इधर उधर मूव करेगा। तो फ्रंट कार्बन तो जैसा था वैसे ही रह गया, बट बैक कार्बन वाला जो पार्ट था वो बैक कार्बन वाला पार्ट 60 डिग्री मूव करके क्लॉकवाइज आगे चला जाएगा राइट साइड में। फिर 60 डिग्री रोटेशन दूसरा बॉन्ड, 60 डिग्री रोटेशन तीसरा बॉन्ड, ये हम लोग का स्ट्रक्चर 60 डिग्री रोटेशन पे निकल के आ सकता है। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे हम लोग के पास स्टैगर्ड फॉर्म निकल के आ रहा है। अगर मान लो हम लोग फिर से 60 डिग्री रोटेशन कराते हैं, तो अगर वापस से 60 डिग्री रोटेशन कराएंगे क्लॉकवाइज, सेम सेम बैक कार्बन का रोटेशन, हाइड्रोजन और आगे जाएगा, ये हाइड्रोजन फिर से जाएगा, ये हाइड्रोजन फिर से जाएगा, और 60 डिग्री रोटेशन का मतलब डाइहेड्रल एंगल के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री रोटेशन करा रहा है। तो इस केस में जो अपना बॉन्ड है फ्रंट कार्बन का, उसी के पीछे फिर से बॉन्ड्स निकल के आने शुरू हो जाएंगे। बट अगर मान लो कि हम लोग इस हाइड्रोजन को ब्लू से मार्क करके रख देते हैं, तो बस डिफरेंस ये होगा कि अपना जो ब्लू वाला हाइड्रोजन है वो अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। पहले जहाँ पे ब्लू वाला हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम लोग अपना पोजीशन चेंज करा ले, ऐसा कर सकते हैं। मान लो कि इसको भी ब्लू से ही मार्क कर दिया, तो इस केस में जो दोनों ब्लू एटम्स हैं उन दोनों का रिस्पेक्टिव पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन है तो दोनों हाइड्रोजन, चेंज भी हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, दोनों हाइड्रोजन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वापस से हम लोगों के पास एक लेस फॉर्म का ही स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। फिर मान लो 60 डिग्री रोटेशन कराएंगे, तो 60 डिग्री रोटेशन कराने के टर्म पे फिर से हम लोगों का सारा हाइड्रोजन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री पे चला जाएगा। इसका मतलब बेसिकली वापस से हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो पहला 60 डिग्री रोटेशन कराया तो स्टैगर्ड फॉर्म आया, फिर से 60 डिग्री कराया तो एक्लिप्स फॉर्म आया, फिर से 60 डिग्री कराया तो स्टैगर्ड फॉर्म आया। इसका मतलब हम लोग के पास केवल दो ही यूनिक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, केवल दो स्ट्रक्चर्स। स्क्यू फॉर्म होगा बट स्क्यू फॉर्म को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग केवल एक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म के कंसिडरेशन की बात करेंगे। इनफैक्ट आगे जाने के बाद ब्यूटेन वाले पार्ट में हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म की भी बात नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लोग चार फॉर्म्स की बात करते हैं नॉर्मली। एक पार्ट को हम लोग पार्शियली स्टैगर्ड बोलते हैं, स्टैगर्ड भी होता है, पार्शियली स्टैगर्ड चलता है, उससे अच्छा ज़्यादा बेटर है। जैसे हम लोग फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म बोल सकते हैं, उसके अलावा हम लोग पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म बोल सकते हैं। और इसका सिंपल सा मतलब होता है जो बड़े ग्रुप्स हैं वो अगर एक दूसरे को कवर करते हैं तो फुल इक्लिप्स, जो छोटे ग्रुप हैं अगर वो एक दूसरे को कवर करते हैं तो पार्शियल इक्लिप्स। उसके अलावा हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं एंटी, और दूसरा टर्म यूज़ करते हैं गॉच फॉर्म। तो इस केस में जो बड़े ग्रुप्स हैं, अगर वो बड़े ग्रुप्स वाले पार्ट एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, जैसे मान लो अगर हम लोग इन हाइड्रोजन्स की बात करते हैं, ब्लू वाले हाइड्रोजन्स की बात करते हैं, तो ब्लू वाले हाइड्रोजन्स वाले पार्ट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 180 डिग्री डाइहेड्रल एंगल कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से अगर हम लोग का दो बड़ा ग्रुप एक दूसरे से डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री पे है तो उसको हम लोग एंटी कन्फर्मर बोलेंगे। स्टैगर्ड फॉर्म है बट उसमें प्रिसाइजली हम लोग उसको एंटी कन्फर्मर बोलेंगे। और अगर ग्रुप्स वाले पार्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री पे होंगे, मतलब फ्रंट कार्बन वाला पार्ट का बॉन्ड और बैक कार्बन वाले पार्ट का बॉन्ड, अगर ये दोनों के दोनों बॉन्ड्स हम लोगों के 60 डिग्री पे होंगे बड़े ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में, तो इस चीज़ को हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म में ज़्यादा प्रिसाइजली गॉच फॉर्म बोल सकते हैं। तो आगे जाने के बाद ये एक फॉर्म में काम करनी है, अभी क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो हम लोग एक फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म सब लेके चल रहे हैं। बट आगे जाने के बाद ये पार्ट हम लोग एंटी फॉर्म और गॉच फॉर्म के टर्म में लेके चलेंगे। एंटी फॉर्म का मतलब हम लोग फ्रंट कार्बन के 3 बॉन्ड और बैक कार्बन के 3 बॉन्ड में जो बड़े ग्रुप है उसको अपोजिट डायरेक्शन में डाल रखे हैं, ये अपना एंटी फॉर्म निकल के आता है। ठीक है, तो अभी के लिए खैर दो ही फॉर्म आ रहा,
आइदर इक्लिप्स फॉर्म या फिर स्टैगर्ड फॉर्म, कोई तीसरा फॉर्म नहीं आ पा रहा। स्क्यू फॉर्म हम लोग कहीं भी कंसिडर नहीं करेंगे स्टेबिलिटी वाले पार्ट में। हम लोग कंपैरिजन केवल स्टैगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स फॉर्म का करेंगे अभी। आगे जाने के बाद स्टैगर्ड और इक्लिप्स का भी कंपैरिजन हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा कंसिडरेशन में एंटी फॉर्म या गॉच फॉर्म वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे ये 4 फॉर्म्स है, इन 4 फॉर्म्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी के कंसिडरेशन पे आते हैं इसमें। अगर नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं, और नहीं किया होगा तो बता देना। जैसे मान लो कि हम लोग के पास 2 ही फॉर्म था, तो दोनों फॉर्म का कंसिडरेशन अगर लेके चले, तो इस केस में एक कंसिडरेशन ये है कि हम लोगों का एक तो इक्लिप्स फॉर्म वाला पार्ट है, और दूसरा कंसिडरेशन ये दे रखा कि हम लोग का स्टैगर्ड फॉर्म वाला पार्ट है। तो दोनों के रिपल्शंस के फैक्टर को अगर कंसिडर करें, तो एक सिंपल सा फैक्ट याद रखना, नॉर्मली अगर हम लोग जैसे ऐसा बॉन्ड दे रखा, इस बॉन्ड में हम लोग का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने होगा बिल्कुल, तो थोड़ा कम डिस्टेंस पे होगा। जैसे यहाँ पे अपना जो एक्लिप्स फॉर्म है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर एक दूसरे के सामने होंगे तो कम डिस्टेंस पे होंगे। अगर इसको रोटेट करा के डिस्टेंस पे ले जाएंगे, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, या जो भी इधर लेफ्ट साइड का भी जो बॉन्ड है, इन सब के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमाइज होना शुरू होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो अभी जस्ट पढ़ा है तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट वाले पार्ट में, सेम चार्जेस पे डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब रिपल्शन का फैक्टर घटेगा। तो हम लोगों के एक लेफ्ट फॉर्म में जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो इसके वजह से, या उस मिनिमम डिस्टेंस वाले पार्ट की वजह से, रिपल्शन का फैक्टर सबसे हाईएस्ट होता है। तो ये फैक्ट तो बिल्कुल ध्यान रखना ही रखना है। हम लोगों के एक्लिप्स्ड फॉर्म वाले पार्ट में जो टॉर्शनल स्ट्रेन वाला पार्ट है, टॉर्शनल स्ट्रेन का फैक्टर काफ़ी हाई होता है, सबसे हाईएस्ट होता है। इनफैक्ट ऐसा टॉर्शनल स्ट्रेन वाला पार्ट और किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं होगा। स्क्यू फॉर्म में भी हम लोग का टॉर्शनल स्ट्रेन कम होगा, और स्टैगर्ड फॉर्म वाले पार्ट में हम लोग आराम से सबसे मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन की बात कर सकते हैं। एक जनरल सा पार्ट है जिसको हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म लेकर के चले, तब उस केस में हम लोग का टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम होगा, जबकि एक्लिप्स फॉर्म में हम लोग का टॉर्शनल स्ट्रेन वाला पार्ट बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये छोटा सा पार्ट थोड़ा ध्यान रखना होता है। सिमिलर टाइप से अगर हम लोग यहाँ पे वॉन्डर वाले स्ट्रेन की बात करें,
तो दो ग्रुप्स हैं यहाँ पे, जैसे इस डायग्राम में बात करें अगर दो ग्रुप्स है तो इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन है। तो जब एक्लिप्स्ड फॉर्म है तो डिस्टेंस सबसे मिनिमम है, अगर स्टैगर्ड फॉर्म है तो डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया। तो जब एक्लिप्स फॉर्म होगा तो उस केस में हम लोग का जो ग्रुप का रिपल्शन है वो भी काफ़ी हाइयर होगा। इसका मतलब एक्लिप्स्ड फॉर्म वाले पार्ट में मिनट हाँ एक्लिप्स्ड फॉर्म वाले पार्ट में हम लोगों का जो वॉन्डर वॉल स्ट्रेन है, वॉन्डर वॉल स्ट्रेन वाला पार्ट भी मैक्सिमम निकल के आएगा। और उसके अलावा जो हम लोग का स्टैगर्ड फॉर्म है, उस स्टैगर्ड फॉर्म वाले पार्ट में हम लोग का वॉन्डर वॉल स्ट्रेन वाला पार्ट मिनिमम निकल के आना शुरू हो जाएगा। बस सारा का सारा पार्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। वॉन्डर वॉल स्ट्रेन वाला पार्ट और टॉर्शनल स्ट्रेन वाला पार्ट दोनों के दोनों स्टैगर्ड फॉर्म में मिनिमम होगा, एक्लिप्स फॉर्म वाले पार्ट में मैक्सिमम निकल के आना है। तो अगर इन पॉइंट्स के ऊपर कंसिडरेशन लेके चले हम लोग, नोट कर लो पहले चारों पॉइंट, इसके आगे डिस्कशन करते हैं। थियोरेटिकली इस पॉइंट को ध्यान रख सकते कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले डायग्राम की जरूरत भी नहीं है। और जब इन दोनों को कंसिडर करेंगे हम लोग तो एक चीज़ दिख रहा है, एक्लिप्स फॉर्म में टॉर्शनल स्ट्रेन भी हाइयर है, सबसे हाईएस्ट है, वंडर वाला स्ट्रेन भी सबसे हाईएस्ट है। तो जब स्ट्रेन हाइयर होगा तब उस केस में रिपल्शन का फैक्टर, सॉरी जो स्टेबिलिटी का फैक्टर है वो सब डेफिनेटली सबसे लोअर निकल के आएगा। तो इस केस में जो हम लोगों का स्ट्रेन वाला पार्ट है वो अपने एक्लिप्स फॉर्म में सबसे हाईएस्ट है। तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग आराम से स्टेबिलिटी के फैक्टर में। स्टेबिलिटी वाले पार्ट में हम लोग का जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है इसका स्टेबिलिटी कम होगा एज कम्पेयर टू स्टैगर्ड फॉर्म, क्योंकि वॉन्डर वॉल स्ट्रेन भी हाइयर था और टॉर्शनल स्ट्रेन वाला पार्ट भी हाइयर था, तो डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो कंसिडर कर ही सकते हैं। और उसके बाद जब एनर्जी का कंसिडरेशन लेके चले तो जब स्टेबिलिटी हाइयर होगा, अच्छा एक्लिप्स में ज़्यादा होना, हाँ ठीक है, जब स्टेबिलिटी वाला पार्ट हाइयर होगा तब उस केस में एनर्जी वाला पार्ट उतना ही कम होगा। इसका मतलब जो अनस्टेबल पार्ट है क्लेफ्ट उसका एनर्जी हाइयर होगा, स्टैगर्ड वाले पार्ट का एनर्जी काफ़ी लोअर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो हम लोग स्टेबिलिटी वाले पार्ट के कंसिडरेशन को और एनर्जी वाले पार्ट के कंसिडरेशन को जब देखेंगे हम लोग, तो इन जनरल एक्लिप्स फॉर्म वाला पार्ट, इन जनरल क्या हमेशा ही एक्लिप्स फॉर्म वाला पार्ट स्टैगर्ड से कम स्टेबल निकल के आएगा हमेशा। स्टैगर्ड में जो फॉर्म था एंटी फॉर्म और गॉच फॉर्म, वो हो सकता है कि उसमें फिर से वेरिएशन हो, बट और एक्लिप्स में भी पार्शियली एक्लिप्स फुली एक्लिप्स उसमें भी वेरिएशन हो, बट अदरवाइज एक्लिप्स का स्टेबिलिटी हमेशा लोअर होगा एज कम्पेयर टू सारे के सारे स्टैगर्ड फॉर्म। ये के ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना है। तो उस केस में एनर्जी का पार्ट एक्लिप्स में हमेशा सबसे हाइयर होगा एज कम्पेयर टू स्टैगर्ड फॉर्म। और इस पूरे पार्ट को फिर हम लोग डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में। जैसे इस चीज़ को नोट कर लो पहले डायग्राम को, स्टेबिलिटी और एनर्जी वाले पार्ट को। जैसे ऊपर का जो डायग्राम कंसिडर कर रहे थे हम लोग रोटेशन वाले पार्ट का, तो पहले 0 डिग्री रोटेशन था तो एक्लिप्स फॉर्म था, मतलब बहुत अनस्टेबल स्ट्रक्चर। जब 60 डिग्री रोटेशन हुआ तो स्टैगर्ड फॉर्म, स्टेबल स्ट्रक्चर। फिर 60 डिग्री रोटेशन हुआ तो उस केस में एक्लिप्स फॉर्म। फिर 60 डिग्री रोटेशन हुआ तो स्टैगर्ड फॉर्म। इसका मतलब हम लोग एक छोटा सा ग्राफ कंसिडर कर सकते हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक में। जैसे अगर मान लो ऐसा कंसिडरेशन लेकर के चले हम लोग, कि हम लोग के ग्राफ वाले पार्ट में हम लोग एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन की बात करते हैं। तो उस केस में जो हम लोग का शुरू में 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल था, तो 0 डिग्री वाले पार्ट में हम लोग का एक्लिप्स फॉर्म था जो कि सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर था। फिर उसके बाद जब हम लोग 60 डिग्री पे गए तो 60 डिग्री वाले पार्ट पे हम लोग का स्टैगर्ड फॉर्म निकल के आया। फिर जब हम लोग 120 डिग्री पे गए तो फिर से एक्लिप्स फॉर्म निकल के आया। फिर उसके बाद
80 डिग्री पे जाते तो फिर से स्टैगर्ड फॉर्म निकल के आता, फिर उसके बाद 240 डिग्री पे जाते तो फिर से इक्लिप्स फॉर्म निकल के आता, सॉरी हाँ ठीक है, फिर से इक्लिप्स फॉर्म निकल के आता, फिर जब 60 डिग्री रोटेशन 300 पे जाते तो स्टैगर्ड फॉर्म निकल के आता, और जो हम लोग का 360 डिग्री रोटेशन होता, तो 360 डिग्री रोटेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे थे वहीं पे वापस पहुँच गए। तो इस पूरे केस में हम लोग के पास केवल दो पॉसिबिलिटीज़ है। दो पॉसिबिलिटीज़ का मतलब हम लोग ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं इस कंसिडरेशन में, केवल दो स्ट्रक्चर्स है अपने पास। आइदर हम लोग के पास एक्लिप्स फॉर्म है, या फिर हम लोगों के पास ही ठीक है, हम लोग के पास दो पॉसिबिलिटीज है कि एक एक्लिप्स फॉर्म वाला पार्ट है और दूसरा स्टैगर्ड फॉर्म वाला पार्ट है। तो अगर केवल दो फॉर्म्स दे रखे हैं तो इस पूरे पार्ट में जो एनर्जी का कंसिडरेशन है वो केवल दो ही पार्ट में होगा, एक तो एक्लिप्स फॉर्म और दूसरा स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल है तो लोअर एनर्जी पे होगा, एक्लिप्स वाला पार्ट लेस स्टेबल है तो हायर एनर्जी पे होगा। तो हम लोग का ये जो पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम वाले पार्ट में हम लोग दो एनर्जी लेवल के फॉर्म में काम कर रहे हैं, जिसमें से एक एनर्जी लेवल हम लोग आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें एक तो ये एनर्जी लेवल हो गया, और उसके अलावा दूसरा जो हम लोग का एनर्जी लेवल है अपने एक्लिप्स स्टैगर्ड फॉर्म मतलब मोर स्टेबल फॉर्म के टर्म में चल रहा, तो यहाँ से हम लोग दूसरे वाले पार्ट के एनर्जी लेवल की बात कर सकते हैं। और करना कुछ नहीं है, इस पूरे ग्राफ वाले पार्ट में केवल ये चीज़ है कि जब हम लोग 0 डिग्री पे थे तो 0 डिग्री वाले पार्ट में एक्लिप्स फॉर्म था, मतलब सबसे हाईएस्ट एनर्जी था। जैसे ही हम लोग 60 डिग्री पे गए तो 60 डिग्री पे हम लोग के पास स्टैगर्ड फॉर्म आया, सबसे लोएस्ट एनर्जी। फिर उसके बाद जब हम लोग 120 डिग्री पे गए तो 120 डिग्री पे सबसे हाईएस्ट एनर्जी। फिर जब 180 डिग्री पे गए तो स्टैगर्ड फॉर्म वाला पार्ट सबसे लोएस्ट एनर्जी। फिर उसके आगे जाने पे हम लोग आराम से 240 डिग्री पे गए तो हायर एनर्जी, और उसके बाद 360 डिग्री पे गए लोएस्ट एनर्जी, और जब 360 पे गए तो फिर सबसे हाईएस्ट एनर्जी। तो ये जो पूरा ग्राफ वाला पार्ट है, एक ग्राफ वाला पार्ट से एक चीज़ देखा होगा, ये चीज़ तुम लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ रखा होगा, जो हम लोग का साइन का कर्व या कॉस का कर्व होता है। बेसिकली हम लोग हर चीज़ को, साइन का ग्राफ हो या कॉस का ग्राफ हो, बोलते हैं हम लोग यही चीज़ है साइनसोइडल कर्व। ये चीज़ फिजिक्स में वेव में भी आता है कि वेव वाला जो पार्ट है वो साइन कर्व के जैसा मूव करता है। डिपेंड करता है कि वहाँ पे हम लोग का जो वेरिएशन है वो फेज वाले पार्ट में 0 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, क्या है, तो कॉस के जैसा भी बिहेव कर सकता है, लेकिन बोलते हैं हम लोग उस पूरे पार्ट को साइनसोइडल कर्व है। तो जो पूरा का पूरा डायग्राम है ये एनर्जी के फॉर्म में अगर रहेगा तो एक साइनसोइडल कर्व के जैसा एग्जिस्ट करना शुरू करता है। पहले एनर्जी हाईएस्ट था 0 डिग्री पे, फिर सबसे लोएस्ट हुआ, फिर सबसे हाईएस्ट हुआ, फिर लोएस्ट हुआ। एक साइन कर्व के जैसा आराम से डायग्राम मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। और इसमें ऊपर एक छोटा सा पॉइंट सबसे शुरुआत में मेंशन किया था जो तुम लोग को ध्यान होगा, ये पार्ट, कन्फर्मेशनल एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी गैप बिटवीन मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर। तो यहाँ तो दो ही कन्फर्मर था, मतलब मोस्ट स्टेबल लीस्ट स्टेबल आराम से डिसाइड कर सकते हैं। तो एनर्जी गैप बिटवीन मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर, मान लो यहाँ पे डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ को हम लोग आराम से कन्फर्मेशनल एनर्जी बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो ये ग्राफ वाले पार्ट का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे अभी इथेन है तो वो सिंपल सा ग्राफ है, आगे जाने के बाद थोड़ा सा ग्राफ वेरिएशन में जाएगा, तो हम लोग ग्राफ का सारा कंसिडरेशन देखते चले जाएंगे। एक ये ग्राफ वाला पार्ट नोट कर लो। और आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं।